जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चलेगी। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में साथियों जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 2 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को जांच सकते हैं। और साथियों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। पहला प्रश्न है साथियों, निंदा का विलोम शब्द है क्या है? स्तुति है, राग है, द्वेष है, सम्मान है। क्या है निंदा का विलोम शब्द? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है स्तुति। ठीक है, स्तुति आपका राइट आंसर होगा। निंदा शब्द का जो विलोम है वो स्तुति होता है। अन्य विलोम, अन्य विकल्प के जो विलोम है वो शब्द है, विलोम इधर है। ठीक है, जैसे राग का जो विलोम होगा वो द्वेष होगा और सम्मान का जो विलोम होगा वो अपमान होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या फिर क्रिया, क्या कहते हैं? तो साथियों आपका जो राइट आंसर वो है कर्ता। ठीक है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान कीजिए। सही वाक्य को पहचान करना है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ? वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ? वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ? तो कौन सा वाक्य एकदम सही है? सही वाक्य को पहचान करना है। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो आपको साथियों जो राइट आंसर है वह है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। क्या होता है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है खुश होना। ठीक है, खुश होना आपका राइट आंसर होगा। बाग बाग होना माने खुश होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डेडनेस खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, देखिए आजकल के जो नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखे हैं। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दुर्दशा करना। ठीक है, दुर्दशा करना होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। ठीक है, तो मिट्टी खराब करना माने दुर्दशा करना। अगला प्रश्न है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम क्या कहते हैं? पक्षी, अंडाणु, अंडज या अंत्यज, क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अंडज। ठीक है, अंडज आपका राइट आंसर होगा। जिसका जन्म अंडे से होता है वाक्य के लिए एक उपयुक्त जो शब्द है वो अंडज है, जबकि निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अंत्यज होता है। ठीक है, जो निम्न जाति में जन्म लेते हैं उन्हें अंत्यज कहते हैं और जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम अंडज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमिलित नहीं करता है? पूर्ण विराम कैसे होता है? अल्प विराम क्या ये है? योजक चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह क्या यह है? तो कौन सा सुमेलित नहीं होता है वो आपको बताना है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है योजक चिन्ह। ये बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। बाकी पूर्ण विराम ऐसे होता है, बिल्कुल सही है। अल्प विराम माने कामा ऐसे होता है, बिल्कुल सही है। और उद्धरण चिन्ह ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल सही है। बट योजक चिन्ह आपका ऐसा नहीं होता। ठीक है, योजक चिन्ह ऐसा नहीं होता, डैश होता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सुमेलित नहीं है। योजक चिन्ह को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, शेष सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य,
भाववाच्य, कर्तृवाच्य या अवधिवाच्य। तो कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य है। ठीक है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता है और न ही कर्म की, केवल भाव प्रधान है, भाववाच्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, मुझसे लिखा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है न, र, च, श। तो नासिक व्यंजन बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है न। ठीक है, ये नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इया म नासिक व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं वर्ण वो इया म अंगा अण न आते हैं। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में न नासिक व्यंजन है, शेष विकल्प असंगत हैं। च स्पर्श व्यंजन तथा श उष्म व्यंजन तथा उनके उच्चारण स्थान तालव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तुलु। तो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है तुलु। ठीक है, तुलु आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। ख, थ, च, फ। तो कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण है। तो च आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्प प्राण च आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इनमें से अल्प प्राण व्यंजन च है। च वर्ण अपने वर्ग का अर्थात च वर्ग का प्रथम वर्ण है तथा च, छ, ज, झ, इया इनमें से च प्रथम वर्ण, ज तृतीय वर्ण तथा इया पंचम वर्ण है। अतः ये प्रथम वर्ण, च तृतीय वर्ण, ज तथा पंचम वर्ण अल्प प्राण हैं। ठीक है, कहने का मतलब शॉर्टकट में समझिए, जो अल्प प्राण होते हैं 135 याद रखिए। ठीक है, 135 माने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ही क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा। तो किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे घर, पहाड़ और नदी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, घर, पहाड़ और नदी, क्योंकि घर जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। घर में सारे घर आ जाएंगे, पहाड़ में सभी पहाड़ आ जाएंगे, नदी में सारी नदियाँ आ जाएंगी, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, घर, पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। और जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य कैसा शब्द है तो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे। अब मैं किसी एक विशेष व्यक्ति की बात करूँगा, जैसे कमल या फिर रमेश, तो रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन मनुष्य की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ज़्यादातर व्याकरण 5 प्रकार की संज्ञा मानते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, किस भाषा का शब्द है लिंग। तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। ठीक है, लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान, प्रतीक आदि होता है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, 2 लिंग होते हैं। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरें, आगरों, आगरें या बहुवचन नहीं होगा, क्या होगा। तो साथियों आगरा का जो बहुवचन होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, माने बहुवचन नहीं होगा आगरा का बहुवचन। ठीक है, तो क्या होगा,
देखिए, अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, अतः इसका बहुवचन नहीं होगा। समझ में आई बात। आगरा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक विशेष शहर का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। पॉइंट याद रखिएगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, तो इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। आप अंदर आकर बैठिए। आप पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। ठीक है, तो आप अंदर आकर बैठिए, आप अंदर आकर बैठिए, तो क्या होगा बताइए? पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है आप। ठीक है, आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप पुरुषवाचक, आप अंदर आकर बैठिए, इस वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे, यह, ये। ठीक है, ये सब आते हैं। और ध्यान रहे कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जब आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए होता है तभी यह निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे श्वेता अपने आप चली गई, आदर सूचक आप के रूप में यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो। तो जो विशेषण है वो है चतुर। ठीक है, चतुर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चतुर विद्यार्थी कैसा है? चतुर विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है? चतुर है। ठीक है, तो वहाँ पे विशेषण होगा। वाक्य में चतुर विशेषण है तथा विद्यार्थी विशेष्य है। ठीक है, चतुर आपका विशेषण होगा और विद्यार्थी आपका विशेष्य होगा। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्योंकि उसने नहाकर भोजन किया, पहले वो नहाया है फिर भोजन किया है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, तो नहाकर कैसा शब्द है? कैसा? तो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो वहां पूर्णकालिक क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? तो कुर्सी शब्द किस कारक में है ये बताना है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो मैं पर पे जो शब्द आते हैं कारक, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैं पर पे शब्द आएंगे, तो वो किसको डिनोट करते हैं? तो वो जो है अधिकरण कारक को बताएंगे। ठीक है, तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, किसी चीज़ पर बैठे हैं, तो अधिकरण कारक होगा यहाँ पे। ठीक है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में कुर्सी शब्द में वाक्यानुसार अधिकरण कारक है। वस्तुतः अधिकरण कारक का पर सर्ग चिन्ह में मैं पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण और सामान्य। तो भूतकाल के भेद में नहीं आता है, कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संभाव्य। ठीक है, ये भूतकाल के भेद में नहीं आता है, बाकी पूर्ण, अपूर्ण और सामान्य ये सब भूतकाल के भेद में आते हैं। अब देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध तथा हेतु मद। संभाव्य का नाम नहीं आया ना, तो संभाव्य भविष्यत्काल और वर्तमान काल का भेद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ,
क्या होगा? तो वाक्य में जो संबंध बोधक शब्द है वह है साथियों बिना। ठीक है, बिना आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। इसमें संबंध बोधक जो शब्द है वो बिना है। प्रश्नगत वाक्य में बिना संबंध बोधक शब्द है। ऐसे संबंध बोधक शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे बाद में आते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यह प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय का एक उपभेद है, और ये उपभेद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक संबद्ध, एक अनुबद्ध। ठीक है, दो प्रकार के इनके उपभेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। विसर्जन, दातव्य, रज्जु, प्यास। तो तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है प्यास। ठीक है, प्यास आपका तत्सम शब्द नहीं है। बाकी विसर्जन, दातव्य, रज्जु ये तत्सम शब्द हैं। देखिए, विसर्जन, दातव्य और रज्जु तत्सम शब्द है, जबकि प्यास तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पिपासा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्ण का तद्भव शब्द है पत्र, पर्ण, पन्ना, पत्रा। क्या होगा? तो पर्ण का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा पन्ना। ठीक है, पन्ना होगा। पूर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द पन्ना, पान तथा पनवार होता है। अगला प्रश्न है, जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है भिखारी, वैतनिक, अवैतनिक, आकाशवृत्ति। तो जिसे वेतन न मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। तो साथियों, जिसे वेतन न मिलता हो उसे हम अवैतनिक कहते हैं। ठीक है, अवैतनिक आपका राइट आंसर होगा। जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अवैतनिक है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो के लिए आकाशवृत्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिशाप का विलोम है आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान। तो अभिशाप का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो वरदान आपका राइट आंसर होगा। अभिशाप का जो विलोम होगा वो वरदान होगा। अभिशाप शब्द का विलोम वरदान होता है, जबकि दंड का पुरस्कार होगा। आशीर्वाद का विलोम शाप होता है। अभिमान का निरभिमान होता है। ठीक है, अभिमान का निरभिमान, आशीर्वाद का शाप, अभिशाप का वरदान और दंड का पुरस्कार। ठीक है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। क्या होगा? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, यही मुहावरे का जो अर्थ है वह ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है बताना है। पीयूष, सुधा, गंगा जल, अमीर। तो अमृत शब्द का जो अर्थ नहीं है वो है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल नहीं है, बाकी सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। पीयूष, सुधा, अमीर अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि गंगा जल इससे भिन्न है। अगला प्रश्न है, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। बिजली तेज, तेज बिजली, बादल गर्जन, गर्जन बादल। क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है बिजली तेज। चपला माने बिजली, चपल माने तेज। ठीक है, तो ये हैं इसके समरूपी अर्थ। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। बिजली तेज है। कुछ अन्य शब्द हैं, अंगना, अंगना के आंगन, स्त्री, अवलंब का अविलंब के सहारा या शीघ्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निसंकोच।
निस है, निस है, नी है या नी है, क्या होगा? तो निस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह जो है निसंकोच में उपसर्ग है। उपसर्ग उन शब्दांशों का नाम है जो क्रिया तथा कृदंत शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। संस्कृत उपसर्ग निम्न है: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, निस उपसर्ग के संयोग से निर्मित शब्द निस्तेज, निस्संदेह, निसंकोच आदि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या होगा? वैचारिक, विचारिक, विचारिक, वैचारिक। क्या होगा विचार में अगर इक प्रत्यय हम लगा देंगे तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा वैचारिक। ठीक है, वैचारिक होगा जब विचार में एक प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, एक प्रत्यय, एक जो प्रत्यय है वो विशेषज्ञ या पंडित का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे अलंकार से अलंकारिक, तर्क से तार्किक, न्याय से न्यायिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, वेद से वैदिक, विचार से वैचारिक। ठीक है, इस तरीके से कन्फ्यूजन में आप लोग एक प्रत्यय लगाएंगे तो विचारिक बोलेंगे नहीं। जैसे वेद से वैदिक बनता है, विज्ञान से वैज्ञानिक बनता है, वैसे ही विचार से वैचारिक बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुडादेश गुडाकेश संधि विच्छेद है। गुड़ाधन केश, गुडाके धन ईश, गुडाका धन ईश, गुड़धन आकेश, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है गुडाका धन ईश, आपका राइट आंसर बनेगा गुडाका केश का संधि विच्छेद। देखिए, गुडा केश का संधि विच्छेद गुडाका धन ईश होता है। यह गुण स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई, छोटा उ, बड़ा उ या री आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ई मिल जाए तो यह बन जाएगा ई का। ठीक है, आ ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, आ उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा और अ री मिलेगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि होगा और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि टोटल 3 प्रकार की हुई और स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षालंकार, श्रेष्ठ अलंकार, यमक अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग, मानो शब्द आप पा जाओ, मनु मानो, मनहु जनहु, ये सारे शब्द अगर मिलते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वस्तुतः उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। श्लेष अलंकार, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भांजा वे हलधर के वीर। और अनुप्रास अलंकार के बदऊ गुरुपद पदुम परागा, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में, उसके बाद आपको य र ल को बैठाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, कूट भाषा में आंसर करना है। तो सामाजिक जीवन में बताइए पहले क्या होगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है
उसके बाद यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। सेंटेंस सटीक बैठा ना? तो इसलिए कौन कौन सा सेंटेंस बैठा? पहले हमने य को लिया, फिर यदि क्रोध न हो तो फिर ल को लिया, फिर क्या लिया? र को लिया, फिर क्या लिया? व को ले लिया, तब जाके एक सेंटेंस बना। तो आपका जो कूट भाषा में आंसर होगा वो होगा य ल र व, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। वाक्य का जो व्यवस्थित क्रम है वो इस प्रकार है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वांछनीय, वांछनीय, वंछनीय या वांछनीय? क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है वांछनीय। ठीक है, वांछनीय आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, ये नहीं, ये वाला आंसर वांछनीय। ठीक है, वांछनीय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। उपयुक्त शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वांछनीय है। वांछनीय है, वांछनीय क्या है? एक विशेषण शब्द है, तत्सम शब्द है। जो चाहने योग्य हो उसे वांछनीय कहते हैं। तो वांछनीय से तीन चीज़ें मिली, एक तो विशेषण शब्द है, एक तत्सम शब्द है, और एक जो चाहने योग्य हो उसे हम वांछनीय कहते हैं। और जिसकी अभिलाषा न की जा सके उसे हम वांछातीत कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोहर का समास विग्रह बताइए। मन को हरने वाला, मन हरता, मन को चुराने वाला, प्रेम करने लायक। तो मनोहर का समास विग्रह क्या होगा? तो मन को हरने वाला, मन को हरने वाला ही क्या होता है? मनोहर होता है। ठीक है, देखिए मनोहर का जो समास विग्रह होगा मन को हरने वाला होगा। मनोहर शब्द में तत्पुरुष समास है, क्योंकि मन को हरने वाला है तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। सामान्यतः इस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। समझ गए बात को? अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास है साथियों? तो जो धर्म बुद्धि में समास है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। वाक्य की किस अंग में त्रुटि है? बताना है। मैं और क्रिकेट खेलने मेरे मित्र को का शौक है, तो वाक्य के किस अंश में त्रुटि है ये बताना है। तो साथियों, मैं और में त्रुटि है। ठीक है, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो यहाँ पे मैं नहीं, मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, ये होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। यहाँ पे इस वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश मैं और है, क्योंकि मैं और के स्थान पर मुझे और होना चाहिए। मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रीना ने मुझसे पृथ्वी खरीदी, पुलिस ने चोर को हथकड़ी लगाई, वह निर्दय है, पूजनीय माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो पुलिस ने चोर को हथकड़ी लगाई, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी ये शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है वर्तनी की दृष्टि से? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो होगा प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर।
तो शोक किस रस का अस्थायी भाव है ये बताना है। तो जो है करुण रस, करुण आपका राइट आंसर होगा। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है, शोक जो है करुण रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। तो चौपाई छंद में जो होती हैं वो 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक 4 चरण होते हैं और प्रत्येक 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? आँख, दांत, बाल या ऊंट? तो विदेशी जो शब्द है वो है बॉल। ठीक है, बॉल जो है वो आपका विदेशी शब्द है। वस्तुतः यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि आँख, दांत, ऊंट हिंदी भाषा के तद्भव शब्द हैं। ठीक है, बाकी बॉल आपका अंग्रेजी शब्द। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वीर, तुच्छ, धीर, सज्जन। तो महान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या है? तो तुच्छ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो तुच्छ होगा। और सज्जन का दुर्जन होता है, वीर का कायर होता है और धीर का अधीर होता है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द की बात कर रहे हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है लालसा, उत्पन्न, उत्प्रेक्षा, उपेक्षा या उलाहना। तो उत्कंठा का पर्यायवाची बताना है, तो क्या होगा? लालसा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्कंठा का जो पर्यायवाची है वो लालसा है। इसके अतिरिक्त आतुरता, चाव, उत्सुकता, प्रबल इच्छा आदि भी पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जीभ का पर्याय है वचन, रसना, आवाज, जीव। तो जो जीभ है उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका रसना होगा। ठीक है, रसना आपका राइट आंसर होगा। जीभ के पर्याय जो हैं वो जीवा, रसना, रसज्ञा तथा रसज्ञा इत्यादि हैं। वचन, आवाज तथा जीव से इस संदर्भ में इसका कोई संबंध नहीं है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कपटी का विलोम है धूर्त, निष्कपटी, विद्वान, चालाक। तो जो कपटी का विलोम शब्द होगा वो निष्कपटी होगा। ठीक है, निष्कपटी आपका राइट आंसर होगा। कपटी शब्द का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त का चालाक समार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम शब्द है। विद्वान और मूर्ख विलोम शब्द हैं। धूर्त और चालाक जो है वो समानार्थी शब्द हैं। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। इससे आपके दोस्तों का भी भला हो सकेगा, वो पढ़ सकेंगे, तैयारी कर पाएंगे और उनको एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।